टाटा मोटर्स लिमिटेड। आज से एक साल पहले इस स्टॉक पे बात करी थी, तब स्टॉक करीब 400-360 के आसपास था। हमने टारगेट्स दिए थे, इस वीडियो में आपको थंबनेल पे भी दिख रहे होंगे, 600, 800 और 900। 600 रुपए का टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। क्या 800 और 900 के टारगेट्स आएंगे? हमारे टेक्निकल ने उस टाइम हमें बोला था लास्ट ईयर इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो की जरा क्लिप सुनते हैं कि हमने बात करी क्या थी। लेकिन आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए। टाटा मोटर्स के ऊपर आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये वीडियो आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही आया है। अगला वीडियो भी आपके क्वेश्चन से ही उठाया जाएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं निसंकोच किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए। हमारे पास हर एक कमेंट नोट डाउन रहता है। लेकिन पहले सुनते हैं लास्ट ईयर जो वीडियो हमने अपलोड किया था लास्ट ईयर, उसमें हमने बात करी क्या थी। 360 का स्टॉप लॉस एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये वाला जो लेवल है मैंने यहाँ पे आपके सामने लगाया है 360 का, ये लगा के होल्ड करना चाहिए। 530 525 वाला तो शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बताया है। ये यहाँ पे 590 600 का टारगेट आने वाले कुछ समय में लेता हुआ दिखेगा। आने वाले 6 से 12 महीने में अगर आपको वो टारगेट मिलते हैं, बहुत बड़ी अपसाइड होगी वो। और उसके बाद में इसके ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ से मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी मतलब 50% की तेजी मिनिमम बनेगी वो। यानी टाटा मोटर्स फिर आपको 900 की रेंज में जाता हुआ भी दिख जाए, बड़ी बात नहीं होगी। बहुत से लोगों को लगेगा ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, पीछे भी हुआ है, आगे भी होगा। और ऐसा होता आया है कि स्टॉक्स जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देते हैं तो फिर वो उड़ते जाते हैं और वहां पे लंबी तेजी बनती है, बड़ा रिटर्न बनता है। तो टाटा मोटर्स अगर आपके पास है तो ये जान लीजिए कि तेजी ऐसी बन सकती है जो आपने सोची भी नहीं होगी। होल्ड करिए, मेरा होल्ड है, मैंने अपना व्यू आपके साथ दिया है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो सुना आपने, क्लियरली बात करी थी। वो वीडियो था अगस्त सितंबर का, लगभग इन महीनों के आसपास का वो वीडियो था, जब हमने बात करी थी बाय ऑन डिप रहेगा, 360 के नीचे आए तो टाटा मोटर खराब हो जाएगा। देखो उस दिन के बाद से लेके अभी तक तो 360 के नीचे आया नहीं। जब हमने बात करी वो, तो उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस कैसे? टेक्निकल की वजह से ही था। बहुत से लोगों को टेक्निकल समझ में नहीं आते, तो उनको लगता है किसी को नहीं आते। ऐसा नहीं होता है, ज्ञान जहां से मिले उसे ले लेना चाहिए। तो हमने बात करी और उसके बाद हमने क्लियर बात करी थी कि 6 महीने से 1 साल के अंदर 590 से 600 के टारगेट आएंगे। ये अभी 670-80 के आसपास तक कोई टाटा मोटर्स जाके आया है, अभी 600 रुपए के आसपास चल रहा है। अब क्या हो सकता है वो देखेंगे, लेकिन पहले जरा इसके फंडामेंटल्स भी देखना जरूरी है। तो पहले इसके फंडामेंटल की चर्चा करेंगे, देन मैं चार्ट पे कंप्लीट चर्चा करके बताऊंगा आज की डेट में हो क्या सकता है। तो ये हमारे सामने चल रहा है टाटा मोटर्स का फंडामेंटल। देखिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा हमें करनी है फंडामेंटल की। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें देखनी है कि मार्केट कैप देखिए बहुत बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर पी देखा जाए तो अभी प्रॉफिट में इसलिए पी है, लॉस में थी तब पी नहीं अवेलेबल था। आरओसी आरओई लगभग 6 का है, जो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हम, बहुत अच्छा क्या नॉर्मल भी इसको नहीं कह सकते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग 50 से नीचे है, जो भी एक नेगेटिव साइन है, लेकिन ये बड़ी है कुछ समय पहले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर बात की जाए डेट कंपनी के ऊपर काफी है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है। प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी रही है, ये हमें ध्यान रखना है। देखो किसी भी कंपनी के डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जान सकते हो कि मैं इसमें किस एक्सपेक्टेशन के साथ पैसे लगाऊं या ना लगाऊं। तो वो हमें डाटा इकट्ठे करने, वो हम कर रहे हैं अभी। मार्केट कैप टू सेल्स 0.6 की है, यानी कि जितनी ये सेल्स करती है उसके 60% ही इसकी मार्केट कैप है, यानी यहां से भी बहुत बड़ी इसकी सेल्स है, तो वो अच्छी बात है। पीजी रेशियो माइनस में, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। फ्री कैश फ्लो अच्छी बात है, बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते हैं, डिसीजन बहुत चीज़ों को देख के लेंगे। तो आगे देखिए कंपनी का मार्केट शेयर समझिए। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर कॉमर्शियल व्हीकल्स जिनके अंदर की सामान ढोया जाता है या कॉमर्शियल यूज के लिए आते हैं, उनमें कंपनी का 37% के लगभग मार्केट शेयर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी का लगभग 80% का मार्केट शेयर है। लास्ट ईयर इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को पिक किया था, आपको याद होगा, यही रीजन था कि हमने इसको पिक किया था। और ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल? 4W मींस 4 व्हीलर। यहां पे लाइट कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उनके अंदर 50% मार्केट शेयर है। मीडियम एंड हैवी के अंदर 58% का मार्केट शेयर है एज पर डाटा। पिकअप्स के अंदर 39% का, पैसेंजर व्हीकल के अंदर 12.41 का एंड यूटिलिटी के अंदर 15 का। अब पैसेंजर व्हीकल कौन से हो गए? जो नॉर्मल गाड़ियां होती है जो आप और मेरे जैसे लोग खरीदते हैं, उसमें टाटा मोटर का मार्केट शेयर सिर्फ 12% का है, जो भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डाटा और क्या बोलते हैं। यहां पर अगर डाटा को आप देखेंगे, आपको एक चीज बड़ी सरप्राइजिंगली पता चलेगी। पिछले 3 क्वार्टर को देखिए, कंपनी प्रॉफिट में है। उससे पहले कि आप डाटा देखिए, कंपनी लगातार लॉसेस में थी, स्ट्रीक में थे इसके लॉसेस, लगातार लॉसेस में थी। यहां पर कंपनी एक बार जरूर बीच में प्रॉफिट में आई थी, लेकिन उसके पहले भी अगर आप देखेंगे लगातार कंपनी को लॉसेस ही हुए हैं हैवी, कभी अच्छे प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किए ही नहीं थे। तो ये देखिए कि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का यहां पर डाटा पॉजिटिव है,
प्लस सेल्स बढ़ रही है क्या? यस, सेल्स बढ़ रही है। अब टाटा मोटर 1 लाख करोड़ की सेल एक क्वार्टर में करने लग गई है, यानी 4 लाख करोड़ की सेल जा सकती है। अगर ऐसा होता है चारों क्वार्टर में तो 4 लाख करोड़ की सेल जा सकती है, उससे ऊपर जा सकती है, और प्रॉफिट भी दे रही है कंपनी। ये एक अच्छा साइन हमें मानना होगा। आगे चलते हैं, ईयरली P&L को देखिए। कंपनी 3,76,000 की ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से सेल और 10,000 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट करने की ताकत रखती है। बट ये ध्यान रखिए, ये प्रॉफिट पहली बार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2015 में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कितना प्रॉफिट था। 2014 का प्रॉफिट देखिए, 2016 में प्रॉफिट में थी, यहां पर 19 से लॉसेस शुरू हुए, जो स्ट्रीक में लॉसेस आने शुरू हो गए थे, अच्छे प्रॉफिट्स थे ही नहीं। तो वैल्यूएशन आज भी टाटा मोटर की वही है जो 2015-16 के आसपास थी, यानी 600 रुपए का प्राइस। 2015-16 में भी यही था और आज भी यही है। अब प्रॉफिट इसके बढ़ गए हैं, सेल्स अच्छी हो गई है, सेल्स में कंपनी ने देखिए ग्रोथ रखी है, इस वजह से यहां पे सेल्स मेंटेन हो रही है, और पिछले 3-4 साल से तो काफी अच्छी ग्रोथ यहां पे हमें देखने को मिल रही है। तो इस बात को हमें नोट डाउन करके रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली चीज पे। अगर बात करें प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की, तो कहां से पैसे आते हैं? जगुआर एंड लैंड रोवर जो है वो 70% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है, कॉमर्शियल व्हीकल 16%, पैसेंजर व्हीकल लगभग 12% और व्हीकल फाइनेंसिंग 1% के लगभग कंट्रीब्यूट करती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप को भी हमें समझना होगा, कहां से पैसा आता है। तो देखिए, यूरोप से, यूके से, चाइना से, अदर से, इन सबसे पैसा आता है, लेकिन ज्यादातर कहां से आता है? इंडिया से और यूएसए से। ये इसका डाटा है जो हमें इंपॉर्टेंट होता है और हमें ध्यान में रखना होगा। इंडिया, यूएसए, यूरोप और यूके, चाइना, ये सारे जो 5 कंट्रीज है, या फिर आप 5 जो कह सकते हो, इनको मिलाकर कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू आती है। शेयर होल्डिंग की बात कर ली जाए, कंपनी के प्रमोटर के पास 46% होल्डिंग है, ठीक बात है। एफआईआईज के पास लगभग 20% है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के पास लगभग 15-16% की होल्डिंग है, पब्लिक 16 से 17% की होल्डिंग रखती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, वो यहां देखिए। ये प्रमोटर्स जो है, इनकी होल्डिंग 42% थी, इन्होंने बाद में होल्डिंग बढ़ाई थी, 46% करी, और वो प्रमोटर कौन है इसका? टाटा सन्स लिमिटेड। तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 3 साल में बढ़ना अच्छा साइन है, जिसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिले कि 3 साल के अंदर कंपनी का टर्न अराउंड होना शुरू हो गया और कंपनी के अंदर लॉस से प्रॉफिट में आना भी शुरू हो गया। तो ये प्रमोटर्स ने लिया है तो वो कॉन्फिडेंस देता ही है। एफआईआईज, डीआईआईज और पब्लिक का डाटा आपके पास चल रहा है, जो भी लाइव है आपके सामने। अब चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं टाटा मोटर्स का चार्ट क्या बोलता है। ये जानकारी तो हमें होनी चाहिए, बेसिक लेवल फंडामेंटल है, लेकिन चार्ट पे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपसे और मेरे से ज्यादा पैसे जिसने लगा रखे हैं, वही जो एक्शन लेते हैं वो हमें चार्ट पे दिखता है, बस उसे समझना हमें होता है। उनके एक्शन से ही चार्ट बनते हैं और उनके एक्शन से ही काम होता है, तो वही हम समझते हैं। तो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब चल रहा है हमारे सामने टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट। ध्यान से देखिए, ये टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट है। स्टॉक किन वैल्यूएशन पे है? स्टॉक उन्हीं वैल्यूएशंस पे है जिन वैल्यूएशंस पे 2015 या 14 से 16 के बीच में था, और लगभग अगर देखा जाए तो 8 से 9 साल बाद में 8 to 9 ईयर्स का एक बड़ा ब्रेकआउट जो वो स्टॉक करने जा रहा है। मतलब 8 ईयर्स का लगभग का एक ब्रेकआउट है जो स्टॉक करने को आया है। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है, वो हमें एनालाइज करना होगा, हमें समझना होगा। बट ये देखिए कि इतना करेक्शन इसने कितना किया था। करेक्शन किया था 89%, आप इसको 90% करेक्शन भी कह सकते हैं। स्टॉक अपने हाई से कितना टूटा? 90% टूट गया था। जरा हिस्ट्री इसकी दिखाता हूं। चार्ट पे चर्चा देखिए, आपको बहुत कुछ सिखाती है, सीखने वाला चाहिए। अब इसकी हिस्ट्री देखिएगा क्या रहा है यहां पे। आइए, यहां पर अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे ही पहले भी 2007 से 8 के बीच में 90%, लगभग 90% ही अपने हाई से टूटा था। उससे पहले आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। यहां पर 1997 से 1999 के बीच में और ऑलमोस्ट 2000 के बीच में ये स्टॉक फिर से 89.90 यानी अपने हाई से 90% टूटा था। ये आपने देखा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, टूटा तो था, लेकिन अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि उसके बाद ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्या करते हैं। टूटने के बाद नीचे आए, नीचे आकर जब वापस इन हाईज को काट के ब्रेकआउट करते हैं तो कितनी अपसाइड आती है वो हमें नोट करना है, और वही हमारा इस बार का भी टारगेट होगा। ये मैंने आपको 800 से 900 आज से 1 साल पहले बताया था। क्या वो वैलिड है? अगर है तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या बनता है, वो सारा डिस्कशन होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, अभी 8-9 साल बाद वापस ब्रेकआउट है, अच्छी बात है। अगर हम पीछे जाएं, इस ब्रेकआउट में पहले आप यहां देखिए, इस ब्रेकआउट में मुझे एक कमी पता है क्या लगती है कि ये ब्रेकआउट ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है। यहां पर स्टॉक ने ना पॉज नहीं लिया। यहां पे थोड़ा पॉज लेता ना तो इस ब्रेकआउट में जान आ जाती, बहुत बड़ी जान आ जाती, ये ब्रेकआउट सॉलिड ब्रेकआउट होता। लेकिन अब पॉज नहीं लिया, डायरेक्ट ऐसे निकला है ना, तो जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं वो यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर वो थोड़े बहुत भी प्रोफेशनल ट्रेडर है तो। लेकिन वही मान लो कि हम जैसे लोगों के पास पहले से लिया हुआ है तो वो भी कोशिश हो जाएंगे कि ये सीधा मूव आया ना, ये डरा देता है, ये बहुत डराता है,
इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। बट अगर पीछे जाए, यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्ट मूव नहीं था। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मूव नहीं था, स्टॉक ने इन लेवल्स के पास कंसोलिडेशन किया, देन ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर गया था लगभग 200 रुपए के आसपास, और ये था करीब 100 रुपए का लेवल। तो यहाँ से लगभग 90 से 100% अपसाइड हमें देखने को मिली थी उस टाइम पे, ये हमने नोट करी, यानी इतना बड़ा एक स्विंग मिला था, इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये हमें नोट डाउन करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जब उसके बाद गिरावट आई थी यहाँ पर, तब क्या हुआ, आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये जो ब्रेकआउट निकला था डायरेक्ट था, जैसे अभी निकल रहा है, बट ये इतना डायरेक्ट नहीं था क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन हुए थे, उतना डायरेक्ट नहीं था जितना अभी है क्योंकि कंसोलिडेशन हुए थे। उसके बाद भी स्टॉक ने कितनी परसेंट अपसाइड पकड़ी, करीब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं इस प्राइस को लगा लेता हूँ, ये प्राइस था यहाँ ब्रेकआउट का ऑलमोस्ट 198, और यहाँ पर हाई बना स्टॉक का 275 के आसपास तक। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 40% के आसपास की अपसाइड इसने दी थी और 40% अपसाइड दी। फिर देखो वापस अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट है तो लौट के आते हैं, लौट के आया, और अगर टोटल देखा जाए तो स्टॉक 3 गुना हो गया था, इन प्राइसेस से 3x हो गया था। तो जो स्टॉक छोटे टाइम में बड़ा चलते हैं फिर बड़े टाइम में काफी छोटा चलते हैं, ये कंसेप्ट मैं हर बार समझाता हूं। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बोलूंगा इस टाइम पे कि भाई साहब अब लेने का समय नहीं है, तो पता है क्या कहा जाएगा, आपको आता क्या है, अभी तो देखो बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली, और फिर वो ग्रोथ आती तो है लेकिन बेयर्स के लिए आती है, आपके लिए नहीं आती है। जो स्टॉक छोटे टाइम में बड़ा चलते हैं वो बड़े टाइम में बहुत छोटा चलेंगे, नोट कर लो। चार्ट देखने नहीं आते, सिंपल फॉर्मूला नोट कर लो। छोटे टाइम में बड़ा चला हो, कई गुना हो गया, कोई बात नहीं, आजा वापस नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि सोना कोई नहीं बनाती, इवन सोना भी गिरता है। जिनको लगता है ना ये तो सोने जैसा स्टॉक है, अरे भाई सोने जैसा स्टॉक क्या होता है, सोना खुद गिरता है, हीरे की वैल्यू भी गिरती है, सबकी गिरती है। तो ये स्टॉक्स की चीज क्या है। अब राइट नाउ देखा जाए आज की डेट में सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये हमें पता चल रहा है कि ये 8-9 साल का एक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है, तो ये थोड़ा सा कोशिश होने के लिए भी इंडिकेशंस देता है। तो इनमें कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे वो हमें देखना होगा। आइए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे। देखो मंथली चार्ट अभी बुलिश है या बेरिश है, बुलिश है ये तो हमें पता चल गया। मंथली चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, लगभग ये होगा यहाँ पर 520 के आसपास, मैं लिख देता हूं 520 इंपॉर्टेंट लेवल। अभी देखो ये हमें पता चल गया। अब फ्रेश इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ट्रेड करना कि नहीं करना, वो सारा आएगा वीडियो में, पूरा लास्ट तक बने रहो। लेकिन इतना पता चला मंथली चार्ट पे 520 इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता चला, नोट डाउन कर ले। आगे चलते हैं, वीकली देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोलता है, क्या पता कुछ नई पिक्चर सामने आ जाए। वीकली चार्ट एक बात बोल रहा है कि स्टॉक के लिए यहां पर देखिए एक छोटा सा हम देखें तो कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। इस कंसोलिडेशन में यहां नीचे में 590 का लेवल इंपॉर्टेंट है, यानी 590 के नीचे आता है वीकली चार्ट पे तो स्टॉक के लिए फिर 560 और 520 के गेट खुल जाएंगे। कब खुलेंगे, 590 के नीचे अगर वीकली चार्ट पे आता है क्लोजिंग बेसिस तो 560 और 520 के गेट खुल सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं, गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये वीकली चार्ट पे भी हमें पता चला। साथ में अगर वीकली चार्ट आप देखेंगे तो आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि जब भी टाटा मोटर सीधी चाल पकड़ता है, देखिए ये सीधी चाल पकड़ी तो बाद में ऊपर जाने की बजाय वो टाटा मोटर कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है। ये कंसोलिडेशन शुरू हो गया, अगेन एक सीधी चाल पकड़ी, फिर से क्या हुआ, एक लंबे टाइम का कंसोलिडेशन शुरू हो गया, जहां पर 360 को मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था कि मेरा स्टॉप लॉस है और इसको मैं 1-1.5 साल के लिए बैठ सकता हूं। तो देखिए फिर से कंसोलिडेशन हुआ, अब अगेन इसने एक लंबी चाल पकड़ी है, तो क्या अभी अगेन कंसोलिडेशन हो सकता है क्या, वो हमें देखना होगा। क्योंकि बिना कंसोलिडेशन या करेक्शन के, टाइम वाइज प्लस प्राइस वाइज करेक्शन के बिना स्टॉक ऊपर नहीं जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ये टेक्निकल का रूल है। तो इसमें जैसे जैसे हुआ है वो हमें दिखने को मिला है। क्या आपकी बार भी हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी, और अगर होता है तो हमें क्या करना है, हमारे डिसीजन क्या होने चाहिए, वो मेन होगा। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके एक बार यहाँ पर वापस मंथली चार्ट पे। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके सामने लगाना चाहता हूँ, इस गिरावट के डाटा को हटाता हूँ ताकि आपको पिक्चर जो है बड़ी परफेक्ट और क्लियर नजर आए। ये देखिए ये बड़ी पिक्चर परफेक्ट और क्लियर है आपके सामने कि यहाँ पे हुआ क्या है अभी तक। अब 520 को मैं इंपॉर्टेंट मानना। अब बात करते हैं पहले मेरे साथ जिन्होंने 1 साल पहले लिया होगा, मैं मानता हूँ बहुत से लोगों ने लिया होगा, तो मैं बात करता हूँ उनकी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑलरेडी इन्वेस्टेड। यहाँ पर जो लोग पहले से इन्वेस्टेड है नीचे के प्राइजेस से, मतलब यहाँ से कहीं से भी इन्वेस्टेड है, तो वो क्या करें। देखिए मेरा सबसे पहली चीज़ है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो होनी चाहिए, भले चार्ट कितना ही बुलिश क्यों ना हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक होना जरूरी है, पार्शियल प्रॉफिट बुक होना जरूरी है, यानी आप पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करिए। उसके बाद में हम इसमें आगे जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इंपॉर्टेंट लेवल रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए कितना रहे,
वो हमें नोट डाउन करना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, मैं सिर्फ आपको अपनी जो एनालिसिस वो बता रहा हूँ। आपको करना अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के है, मेरी सुन के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। फाइनेंशियल एडवाइस से पूछने की कोशिश आपको जरूर करनी, उसके बाद ही अपने विवेक से डिसीजन लीजिएगा। अब देखिए, मुझे इतना पता चल गया कि मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा, और अगर मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म है, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो मेरे लिए 520 का ये जो लेवल है ना, ये मेरे रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन के नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे देखो वीकनेस आई थी और इसी का ब्रेकआउट करके स्टॉक गया है, तो 520 मेरा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए। मुझे पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर लेना है, कितने परसेंट लेना है वो अपने रिस्क के हिसाब से खुद ही डिसाइड करना होगा, लेकिन जरूर लेना है, क्योंकि मार्केट में आपके और मेरे हाथ क्या, अपना रिस्क अपना रिवॉर्ड, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए क्लियर हो गया कि उन्हें क्या करना है। सेकंड चीज, कोई बोलता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे किया जा सकता है क्या? फ्रेश इन्वेस्टेड, देखो मैं तो अपना बताऊं, मैं इस प्राइस पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर यहां पर मुझे मिल रहा होता तो मैं नहीं करता। आई विल नॉट बी डूइंग दिस। मैं अपना लिख देता हूं, नो, मैं अपना बता रहा हूं, मैं तो नहीं करता, यहां पे बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका रीजन है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये डायरेक्टली ऐसे निकल रहा है, यहां पे कंसोलिडेशन करता है या यहां रुक के ऐसे कुछ करता तो मुझे कॉन्फिडेंस आता। और इन्वेस्टमेंट के लिए रूल है कि जब गिरता है तो इन्वेस्टमेंट होता है। लाइक हमने बीच में पहले यहां लिया था, उसके बाद टाटा मोटर्स को यहां पिक किया, तो गिरे हुए थे तब हमने पिक किया था। जब बहुत बढ़ गए और वो भी इस टाइप से बढ़ रहे हैं कि यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि बहुत बड़ी तेजी भी मिल सकती है क्या, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जो है उसको रख सकते हैं क्योंकि वो नीचे से लिया हुआ है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे मैं तो नहीं करता। वही अगर ये स्टॉक अभी गिरा हुआ होता या मानो इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी होती, फंडामेंटल्स कुछ ऐसे होते कि बस बहुत बड़ी ग्रोथ दिखती है, तो हम सोचते। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे बेटर है कि किसी करेक्शन का वेट किया जाए, वेट फॉर द करेक्शन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स से अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे हैं। सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स में मैं पोस्ट करता रहता हूं, लेकिन वो अलग सेगमेंट से रिलेटेड है, अलग सेक्टर से रिलेटेड है, बट इससे भी बहुत अच्छे बेटर ऑप्शंस हैं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट से मैं तो अभी बचता, मेरे पास है लिया हुआ, ये आपको पता है, तो मैं इन्वेस्टेड हूं, बट फ्रेश में यहां पे नहीं करूंगा किसी भी कीमत पे। थर्ड चीज आएगी, यहां पर कोई ट्रेड बनती है क्या, क्या कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है क्या, उसका कोई डाटा है तो दिखाओ। तो बिल्कुल बनती है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर डेली चार्ट कन्वर्ट करना होगा। डेली चार्ट पे आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने एडजस्ट करना चाहूंगा। ये देखिए आप, ये डाटा ये हमने थोड़ा एडजस्ट किया, ये देखिए ये जो डाटा आपको दिख रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है अभी फिलहाल। फ्रेश ट्रेड की बात कर रहे हैं कि फ्रेश ट्रेड कब बनती है। फ्रेश ट्रेड बनती है इस लेवल के ऊपर, ये अप्रोक्सीमेट है 650 के ऊपर, 650 के ऊपर फ्रेश ट्रेड बनती है। उस केस में 620 आपका इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, यानी जहां आज चल रहा है 620 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और स्टॉक के लिए ऊपर में 675, 700 और 725 तक के इंपॉर्टेंट लेवल आ सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं 725, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आ सकते हैं फ्रेश ट्रेडर के लिए। कब? 650 के ऊपर फ्रेश ट्रेड है, उससे पहले कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है। तो इतना पता चल गया। अब एक कैटेगरी और है, ऑलरेडी ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, ऑलरेडी ट्रेडिंग है, ऑलरेडी ट्रेडिंग का होल्ड है, ऑलरेडी ट्रेडिंग क्या है, होल्ड है। अब क्या करें, तो ध्यान से सुनो, 590 क्या, 590 के बिलो क्या हो जाएगा, बुल्स वीक, क्या हो जाएंगे, 590 के बिलो बुल्स वीक हो जाएंगे। यानी जिसके पास ऑलरेडी ट्रेडिंग के लिए उसका बता दिया, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उसका बता दिया, फ्रेश ट्रेड करनी है उसका बता दिया, फ्रेश इन्वेस्ट करना है उसका बता दिया। 4 कैटेगरी क्लियर होगी। इतना आपको समझ आ गया कि 590 के नीचे स्टॉक में दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। अब आगे चलते हैं, फिर से मंथली चार्ट पे आ गए। मंथली चार्ट पे अब हमें ये पता चल गया कि भाई साहब हमें क्या इन्वेस्टेड है। अब हमने क्या बात करी, अगर इन्वेस्टेड है तो क्या करना, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का क्या करना, फ्रेश ट्रेड वालों को क्या करना, ये भी हमें पता चल गया। ऑलरेडी ट्रेडिंग है, ऑलरेडी ट्रेडिंग पोजीशन है, ये तो क्या करना। इन चारों कैटेगरी को हमने डिफाइन कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए वेट बनता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक या तो कंसोलिडेट करे तो कुछ देख सकते हैं, या फिर नीचे कोई गिरावट मिले तो हमें सोचना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट का। ऐसा नहीं कि एक ब्रेकआउट है तो डायरेक्टली जाके बाय कर लिया, कर सकते हैं, कोई खराब नहीं है। फिर आपको यह ध्यान रखना होगा कि 520 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और यह भी ध्यान रखना होगा कि कंसोलिडेशन भी हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकता है, प्राइस वाइज भी हो सकता है। तो फ्रेश इन्वेस्ट वालों को ये चीजें नोट डाउन करके रखनी होगी कि फिर 520 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वरना अभी नहीं लेते तो वेट कर सकते हैं किसी भी टाइप के डिप का, तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी सही प्राइस पे ऐड करने की। और ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स से अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, बिल्कुल है।
मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैंने आपको बता दिया, मैं इस लेवल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी को रखने वाला हूं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में ऑलरेडी कर चुका हूं और मेरा कॉन्फिडेंस वीक इसलिए हो गया क्योंकि स्टॉक ऐसे कर चुका है। यहां पर अगर मैं मान के चलूं कि जैसे पिछली हिस्ट्री में हमने देखे थे कि स्टॉक ने जब भी 90% की गिरावट करी थी उसके बाद में अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए। मैं आज भी अपने 800 से 900 वाले टारगेट के लिए इंटैक्ट हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं अगर यहां पे फ्रेश इसको देखता तो मैं यहां नहीं लेता। मैं इसलिए इंटैक्ट हूं क्योंकि मैंने काफी नीचे से ले रखा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर स्टॉक नीचे आता है। 520 का मैं स्टॉप लॉस रख के अभी भी होल्ड करूंगा। मेरे टारगेट अभी भी इंटैक्ट है कि स्टॉक जो है यहां पर अगर टाइम वाइज कंसोलिडेशन कर लेता है या कुछ करेक्शन कर देता है, उसके बाद जब भी ऊपर निकलता है तो 800 से 900 की अपसाइड मिल सकती है। उसका सिंपल रीजन कि 90% की गिरावट के बाद में मिनिमम मैं 40 to 50% की अपसाइड तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ये 3 गुना तो छोड़ दो, ये तो नहीं चाहिए मुझे। 40 to 50% की अपसाइड तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो यहां से 600 से 40 to 50%, ये 800 से 900 की रेंज, इतनी तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ये मुझे ध्यान रखनी होगी। ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ऑलरेडी इन्वेस्टेड के लिए, सबके लिए बताया। सबसे अच्छा अभी ये किसके लिए है चार्ट? उनके लिए है जो ऑलरेडी नीचे से इन्वेस्टेड हैं। सबसे अच्छा उनके लिए ही है, बाकी किसी के लिए अच्छा नहीं नजर आ रहा। ट्रेडर्स के लिए 590 जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और फ्रेश वाले करना चाहते हैं वो 650 के ऊपर इस स्टॉक को देखें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है हर चीज एक्सप्लेन करने की, चारों ग्रुप ऑफ कैटेगरी के जो इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं उनको एनालाइज करके साथ में लाकर आपके सामने पिक्चर प्रेजेंट करने की। लेकिन मेरी फिर भी कोई गलती रही हो तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा, क्योंकि गलती हो सकती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ऐसी एनालिसिस अगर आप भी सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, इवन फी स्ट्रक्चर, और वहां पे नेक्स्ट बेस डेट है वो भी हम डालते रहते हैं। बट ध्यान रखिए 1 से 1.5 महीना पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है। तो अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं, प्लान कर सकते हैं सीखने के लिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, या फिर आप ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स में अकाउंट खुलाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमें इस नंबर पे डिटेल भेज दीजिए। आपको हमारे एजुकेशनल जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाता है, जहां मोमेंटम चार्ट डालते रहते हैं या मोमेंटम स्टॉक का डिस्कशन करते हैं जिनमें कुछ हो सकता है। तो वो एक प्योर डिस्कशन ग्रुप है, किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।